Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is our lecture on data dictionary. जी, डाटा डिक्शनरी हमारे पास क्या होती है। डाटा डिक्शनरी जो है उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है डाटाबेस की। यानी डाटाबेस के अंदर जितना ही हमारे पास अगर एक डाटाबेस है, एक से ज़्यादा डाटाबेस है, तो उन सब की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होती है। तो हम ये कहते हैं कि डाटा डिक्शनरी जो होती है इसके अंदर जो डाटाबेस होती है उसका एक्चुअल डाटा तो स्टोर नहीं होता, लेकिन जो डाटा डिक्शनरी होती है इसके अंदर वो सारे के सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं जो कि डाटाबेस को बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो हम इसके लफ्ज़ी मानी देख लेते हैं। डाटा डिक्शनरी इज़ ऑल्सो नोन एज डाटा रिपॉजिटरी और सिस्टम कैटलॉग। इट कॉन्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट डाटाबेस और कलेक्शन ऑफ द डाटाबेस, कि एक डाटाबेस और मुख्तलिफ डाटाबेसेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होती हैं। इट डज़ नॉट कॉन्टेन एक्चुअल डाटा अबाउट डाटाबेस, के डाटाबेस के बारे में जो एक्चुअल डाटा होता है वो इसके अंदर स्टोर नहीं होता। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर हम डाटा डिक्शनरी के अंदर कौन सा डाटा जो है वो स्टोर होगा, तो हमने सपोज एक टेबल बनाया डाटाबेस के अंदर, और जो टेबल का नेम होगा वो, और टेबल के जो फील्ड लिस्ट होंगे लाइक स्टूडेंट नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, फील्ड लिस्ट होते हैं, ये डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होते हैं। लेकिन जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे हमारा रोल नंबर है और उसके अंदर हम ये नहीं बताते कि रोल नंबर 1 इसके अंदर स्टोर है, रोल नंबर 2 इसके अंदर स्टोर है, यानी वैल्यूज़ हम नहीं बताते, बल्कि फील्ड लिस्ट जो होते हैं वो बताते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। इट मीन्स दैट डाटा डिक्शनरी कॉन्टेन डाटा अबाउट डाटा, कि डाटा के जो डिक्शनरी होती है इसके अंदर जो है वो जस्ट डाटा ही मौजूद होता है, यानी इन्फॉर्मेशन ही स्टोर होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डाटा डिक्शनरी के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो स्टोर होती हैं। लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस सच एज टेबल नेम, कॉलम नेम ऑफ ईच टेबल एंड देयर डाटा टाइप्स एंड अदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे टेबल का नेम हो गया, फील्ड लिस्ट हो गए हैं, डाटा टाइप्स हो गई हैं कि रोल नंबर है उसकी डाटा टाइप कौन सी है, जाहिर है उसकी डाटा टाइप होगी वो नंबर होगी। इसके बाद जो फर्स्ट नेम है लाइक उसकी जो डाटा टाइप होगी वो टेक्स्ट होगी, लास्ट नेम की डाटा टाइप जो होगी वो भी टेक्स्ट होगी, कंट्री जो है उसकी डाटा टाइप होगी वो भी टेक्स्ट होगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये डाटाबेस के अंदर स्टोर होती हैं। इसके बाद है जी डिस्क्रिप्शन अबाउट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, के हम डाटाबेस को बनाने के लिए कौन से एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम MS एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, MySQL यूज़ कर रहे हैं, कौन सा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो भी डाटा डिक्शनरी के अंदर मौजूद होती है। डिस्क्रिप्शन अबाउट फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन सच एज स्टोरेज स्ट्रक्चर एक्सेस पाथ, जो फिज़िकल डिज़ाइन होता है वो इसके अंदर मौजूद होता है डाटाबेस का। जिस तरह के जो हमारी डाटाबेस है वो कितनी स्पेस ले रही है डाटाबेस को सेव करने के लिए, कौन से पर्सन जो है वो डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, कौन से पर्सन जो है वो डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते, और इसका जो स्टोरेज का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। इट ऑल्सो कीप्स रिकॉर्ड ऑफ द एक्सेसिंग द डाटाबेस, इसके अंदर वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है कि हम डाटाबेस को कौन कौन से तरीक़ों से एक्सेस जो है एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से हम अगर बैंक की जो डाटाबेस है उसको हम 3 से 4 तरीक़ों से एक्सेस कर सकते हैं। हम चेक जो है वो साइन करके भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हम ATM मशीन में ATM कार्ड डालकर भी अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हम फिंगरप्रिंट के थ्रू भी जो है, यानी हम पिन कोड ना लगाएं और फिंगरप्रिंट के थ्रू भी हम जो है वो अपनी डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके में डाटा डिक्शनरी के में मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है डाटाबेस का वो चेंज होता है और फ़िज़िकल डिज़ाइन से, कि लॉजिकल डिज़ाइन जो होता है वो मुख्तलिफ होता है फ़िज़िकल डिज़ाइन से। जिस तरह से RDBMS में हम डाटा स्टोर करते हैं रिलेशंस की फॉर्म में और टेबल्स की फॉर्म में, इसी तरह से हम ER डायग्राम के अंदर डाटा स्टोर करते हैं। ER डायग्राम के अंदर जिस तरह से हम डाटा स्टोर करते हैं एंटिटीज़ में और उनको आपस में रिलेशनशिप्स बनाते हैं, इसी तरह से जब हम सर्वर पे डाटा अपलोड कर रहे होते हैं तो हम जो डाटा होता है वो फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। तो यही मेन डिफरेंस है कि जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है फिज़िकल स्ट्रक्चर से। हाँ जी, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी सार्बन्स SOX एंड डाटाबेस, यानी सर्बन्स ऑक्सले एक्ट। ये जो सर्बन्स ऑक्सले एक्ट है ये 2002 में पेश हुआ। इसमें ये
यूएस का एक्ट है, अमेरिका का एक्ट है, जिसको 30 जुलाई 2002 में कांग्रेस में जो है वो कांग्रेस ने इसको पेश किया। लाइक के जिस तरह से कांग्रेस क्या चीज़ है कि अमेरिका पाकिस्तान की जिस तरह से नेशनल असम्बली होती है उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट कहते हैं, इसी तरह से अमेरिका की जो नेशनल असम्बली है उसको हम कांग्रेस कहते हैं। तो इस एक्ट का पर्पज़ क्या था? इस एक्ट का पर्पज़ ये था कि 2002 में अमेरिका में कंपनीज़ में फ्रॉड का सिस्टम आ गया था। लोगों के जो है वो कंपनीज़ ने फ्रॉड करना शुरू कर दिया था और लोगों को इस बिज़नेस के हवाले से बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो गया था। तो जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था। वो इतने घबरा गए थे कि लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। तो इस तरह से जो अमेरिका की मईशत थी वो काफ़ी डाउन हो गई थी। तो इन्वेस्टर्स की जो है इन्वेस्टर्स की बहाली के लिए या बिज़नेस को अपवर्ड करने के लिए ये एक्ट पेश हुआ था। और द सर्बन्स-ऑक्सले एक्ट ऑफ 2002 इज़ अ फेडरल लॉ दैट इस्टेब्लिशेस स्वीपिंग ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन ऑफ पब्लिक कंपनीज़। यानी कंपनीज़ की जो है बहाली के लिए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को बहाल करने के लिए ये एक्ट जो है वो पेश हुआ था। लॉ मेकर्स क्रिएटेड द लेजिस्लेशंस to help the protect shareholder, employees and the public from accounting errors and fraudulent financial practice। यानी लॉ मेकर्स यानी कि कानून साज जो थे उन्होंने क्या किया, कानून बनाए थे कि जो है अपने शेयर होल्डर्स को या एम्प्लॉयज़ को, ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको किस तरह से इस फ्रॉड से प्रोटेक्ट किया जाए ताकि वो कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकें और जो मीशत है वो अपवर्ड जा सके। तो ये जो एक्ट इस तरह से ये 2 पर्सन यानी फर्स्ट वन इज पॉल सर्बन्स और दूसरे का नाम तो ऑक्सले, इन दोनों ने ये एक्ट पेश किया था और इसकी अपनी अपनी कुछ दफ़ात थी जिसका पर्पज़ यही था कि शेयर होल्डर या इन्वेस्टर्स उनको प्रोटेक्ट किया जाए कि कोई भी कंपनी उनके साथ फ्रॉड ना कर सके या फिर जो लोग हैं उनके साथ यानी कि कोई भी मिसहैप नहीं होना चाहिए। तो ये जो सर्बन्स-ऑक्सले एक्ट है इसका क्या मकसद पर्पज़ था, नेम था, एन एक्ट टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स बाय इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द कॉरपोरेट डिस्क्लोजर्स मेड परसुएंट टू द सिक्योरिटी लॉज एंड फॉर द अदर पर्पज़। तो इस एक्ट का जो पर्पज़ था वो यही था कि उसने प्रोटेक्ट करना था इन्वेस्टर्स को, अपनी जो कंपनीज थी उनको उसकी एक्यूरेसी को और रिलायबिलिटी को उसने बहाल करना था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सर्बन्स-ऑक्सले एक्ट के अंदर आती हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये जो टॉपिक है ये है ओवरव्यू ऑफ ट्यूनिंग द डाटाबेस फॉर परफॉर्मेंस। कि हम जब अपनी डाटाबेस को बना रहे होते हैं या अपनी डाटाबेस बना लेते हैं या बनाना शुरू करते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको हम किस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ द DBMS। इंस्टॉलेशन ऑफ द DBMS क्या चीज़ है कि हम DBMS मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने क्या करना होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखना होता है कि ये हमारे इस सिस्टम के अंदर फुली इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। इस इंस्टॉलेशन के अंदर हमारे पास फाइल्स होती हैं। जब हम कभी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लगते हैं तो उसमें हमारे पास एक फ़ाइल होती है रीडमी फ़ाइल। तो उस रीडमी फ़ाइल को अगर हम गौर से पढ़ लें तो उसमें सारी की सारी इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं कि हमने अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो इंस्टॉल किस तरह से करना है। तो सम टाइम जो होता है वो हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक सीरियल की मांग रहे होते हैं। तो सीरियल की जो होती है वो भी इस रीडमी फ़ाइल के अंदर मौजूद होती है। तो अगर हम उस रीडमी फ़ाइल को पढ़ लें तो हम अपनी जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हम ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास अगर हम उसको ना पढ़ें, रीडमी फ़ाइल को ना पढ़ें, तो हमारे पास मुख्तलिफ एरर्स आ सकते हैं। इसके साथ साथ कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो 64 बिट का होता है और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो 32 बिट का होता है। तो इस तरह से वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं कर पा रहा होता। तो इसमें हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारी परफॉर्मेंस हमारी डाटाबेस की तभी बेहतर हो सकेगी
जब हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो फुल फ्लैज इंस्टॉल हुआ हो हमारे कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट है जी मेमोरी एंड स्टोरेज स्पेस यूजेज, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हो रहा है वो कितनी स्पेस ले रहा है, मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है, हार्ड डिस्क में कितनी जगह ले रहा है वो इंस्टॉल होने के लिए। तो अगर यहाँ पे आपके पास एक कंसेप्ट आता है वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी क्या चीज़ होती है, जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर, और हमारे पास जो है वो जो स्टोरेज है वो फुल हो जाती है, तो हम क्या करते हैं हार्ड डिस्क से अब थोड़ी सी जो स्पेस होती है वो एज आ मेन मेमोरी कंसीडर कर लेते हैं, यानी एलोकेट कर लेते हैं। मेन मेमोरी जो होती है वो हार्ड डिस्क से थोड़ी सी जो जगह होती है वो एलोकेट कर लेती है, स्पेस एलोकेट कर लेती है, उसको एज आ मेन मेमोरी फिर कंसीडर किया जाता है। और फिर जब इंस्टॉलेशन वगैरह ये डाटा जो है वो स्टोर हो जाता है तो फिर वो जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो ख़त्म हो जाती है, यानी वो जो हार्ड डिस्क से जो जगह क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। इसके बाद आता है जी आपका इनपुट आउटपुट कॉन्टेंटेशंस, कि हम जो है अपनी जो हमारा डेटाबेस है उसको किस तरह की इनपुट दे रहे हैं और वो हमारे पास आउटपुट किस तरह की दे रहा है। अगर हम सही इनपुट दे रहे हैं तो जो हमारा रिस्पांस होगा वो बिल्कुल ठीक होगा, अगर हम गलत इनपुट दे रहे हैं तो जो हमारा रिस्पांस होगा वो भी गलत होगा। यानी अगर हम ऑथोराइज पर्सन हैं तो हमारी इनपुट बिल्कुल ठीक होगी और हमारा जो आउटपुट होगा वो भी जाहिर है बिल्कुल ठीक होगा। और अगर हम अनऑथोराइज पर्सन हैं तो हमारा जो आउटपुट इनपुट होगा वो भी गलत होगा और जो आउटपुट होगी जाहिर है ऑब्वियसली वो भी गलत ही होगी। यहाँ पे जी है आपका CPU यूजेज, कि आपका जो सॉफ्टवेयर है क्या वो हैवी है या वो हैवी नहीं है, यानी क्या वो इजीली इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा, CPU का उसके अंदर क्या रोल है। तो CPU जो होता है वो क्या काम करता है, जब भी कोई इंस्टॉलेशन होती है तो वो CPU एज आ प्रोसेसर काम करता है। आपकी जो सॉफ्टवेयर होता है वो जाकर C ड्राइव यानी कि जो टेम्परेरी स्पेस होती है वहाँ पर जाकर स्टोर होता है। तो CPU के पास अपनी कोई स्पेस नहीं होती, बल्कि CPU के पास बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी या तो CPU के अंदर इंस्टॉल होती है या फिर CPU से बाहर इंस्टॉल होती है। इसके बाद है जी एप्लीकेशन ट्यूनिंग। एप्लीकेशन ट्यूनिंग से मुराद के जब हम अपनी डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन कौन सी एप्लीकेशन इसके साथ साथ इस्तेमाल हो रही हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सी इस्तेमाल हो रहे हैं या कौन सी एप्लीकेशन इसके साथ साथ। अब अगर हमने डाटा जो है करना है, एक्सचेंज करना है, तो हम जीमेल भी यूज़ कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम मल्टीपल जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हुए अपनी जो डेटाबेस है उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद है जी डाटा अवेलेबिलिटी। डाटा अवेलेबिलिटी से मुराद की आपकी जो डेटाबेस है उसकी परफॉर्मेंस इस लिहाज से भी बेहतर होनी चाहिए कि वह आपको 24 घंटे या मतलब हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। जिस तरह हमारे पास ATM मशीन की डेटाबेस है, बैंक की डेटाबेस है, तो वो हमारे पास 24 आवर्स जो है वो अवेलेबल होती है, हम किसी भी टाइम चाहें अपनी ट्रांजैक्शन जो है उसको कर सकते हैं। तो डाटा की जो अवेलेबिलिटी होती है वो मस्ट होती है कि आप घर बैठ कर डाटा एक्सेस करना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर बैंक की डाटाबेस को एक्सेस करना है तो बैंक में जाकर ही उसको एक्सेस करें, बल्कि आप क्या कर सकते हैं घर में बैठकर अपनी डाटाबेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ATM मशीन पर जाकर डाटाबेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डाटा जो है वो हमें 24 आवर्स या जब भी हम चाहें वो हमें यानी मैक्सिमम टाइम में हमें अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम अपनी जो डाटाबेस है उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकें। हाँ जी, मैयर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी। मैयर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी हमने मैयर करना है इस चीज़ के अंदर कि हमारे पास जो डाटाबेस है वो किस किस टाइम में अवेलेबल है, यानी कितने आवर्स वो अवेलेबल है, कौन सा डाटा को वो रिस्पॉन्ड करती है, कौन से डाटा को रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो इसी तरह से सपोज़ हमने अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो पैसों की ट्रांजैक्शन करनी है तो वो हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में घर बैठकर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने क्या करना है ट्रांजैक्शन जो है, अगर हमने पैसे जो हैं विदड्रॉ करने हैं, हमने पैसे निकलवाने हैं, तो ज़ाहिर है हमें ATM मशीन के पास जाना पड़ेगा या फिर हमें बैंक में जाना पड़ेगा। तो हमने मैयर करना है कि हमें डाटाबेस जो है वो किस किस टाइम में अवेलेबल होती है, यानी कब हमें डाटाबेस अवेलेबल होती है, कब हमें डाटाबेस जो है वो अवेलेबल नहीं होती।
तो ये सारे मेथड्स थे कि हम अपनी जो डेटाबेस है उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर किस तरह से बना सकते हैं या उनकी ट्यूनिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी।